और तो क्या हुआ होगा इसमें कि ए से इलेक्ट्रॉन जो है, ए से इलेक्ट्रॉन है वो बी पे ट्रांसफर हुए होंगे। मतलब अगर एटम ए के एटम की बात करें, एटम ऑफ ए एंड एटम ऑफ बी की बात करें, एटम ऑफ बी की बात करें, तो ए का एटम ए का जो एटम है, मतलब यहां लिखेंगे कि एटम ऑफ ए, या एटम ऑफ ए लूजली बाउंड its electron with respect to atom ऑफ बी। मतलब ए में इलेक्ट्रॉन की जो बाउंडेशन है वो बी में जो इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन है उससे दूर है। मतलब ए का स्ट्रेंथ कह सकते हो, फोर्स ऑन ए जो है इलेक्ट्रॉन पे वो स्मॉलर है फोर्स ऑन बी जो इलेक्ट्रॉन पे, ये है। ठीक। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जब ए को रब किया गया सी से, मतलब ए और सी को रब किया गया, ए को और सी को रब किया गया, इसको रब किया गया, तो ए निगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब ए पे आ गया। यहाँ पे कहेंगे कि ए निगेटिवली चार्ज हो गया और सी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कहेंगे कि फोर्स ऑन ए, फोर्स ए का किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, ये ग्रेटर है किससे, फोर्स ऑन सी पे। अब ये जो फोर्स के इक्वेशन है इसको हम अरेंज कर देंगे, ये जो फोर्स के इक्वेशन इसको अरेंज कर दो तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो आया, फोर्स ए का जो अपने इलेक्ट्रॉन पे है वो कम है फोर्स बी का जो अपने इलेक्ट्रॉन पे है, एंड फोर्स ए का जो अपने इलेक्ट्रॉन पे है उससे वो ज्यादा है किससे, फोर्स सी का अपने इलेक्ट्रॉन पे। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स ए वो ज्यादा है फोर्स सी के इलेक्ट्रॉन से और कम है बी के इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो इक्वेशन कंबाइन करके आ गया इसी को समझना जरूरी है, यही मैंने समझना है। तो ये अगर समझ में आ गया तो आंसर मिल गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। आप देख सकते हो कि सबसे लूजली कौन बॉन्डेड है, सबसे लूजली किसका है, सी का बॉन्डेड है, उसके बाद ए का है, उसका बी का है। सबसे लूजली बॉन्डेड किसका है, सी का, और सबसे स्ट्रांगली बॉन्डेड किसका है, बी का है। तो जब हम सी और बी को रब करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांधे हुए है और इसका कमजोर है। तो जब इसका होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, सी का इलेक्ट्रॉन किस पे, बी पे आ जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया? यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग वापस से थ्योरेटिकल पार्ट पे कि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड पढ़ा गया था। और उस चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में कंडक्टर में जो चार्ज आएगा उसकी बात की गई थी। और आज हम देखेंगे उसी, मतलब टॉपिक तो वही है चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही टॉपिक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन है, लेकिन आज इसमें है चार्ज इंडक्शन इन इंसुलेटर या कह लो नॉन मेटल।
हाँ, कुछ डाउट किसी को? सर मतलब अब कोई एक मिनट रुको, किसको डाउट है? हमको सर अंजलि। तीन ठीक है। एक मिनट, हाँ, बोलो क्या डाउट था? बाकी लोग शांत रहे। हाँ, क्या डाउट था? पिछले दिन हम लोग पढ़े थे ना कि चार्जिंग कंडक्शन में जो है दोनों ऑब्जेक्ट मस्ट भी कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्शन में हाँ, दोनों कंडक्टर होना चाहिए। हाँ, और नहीं वो सर कंडक्शन इंडक्शन नाम में कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ये तो इंडक्शन है ना, ये इंडक्शन है। ओके, चलो अब इसमें देखो, इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंसुलेटर में चार्जिंग नहीं होगा। इंसुलेटर में चार्जिंग नहीं होगा, बस चार्ज इंड्यूस होगा। नेट चार्ज इंडक्टर पे क्या रहेगा, ध्यान रखना। इसमें चार्जिंग नहीं होगा, नो चार्जिंग अकर, नो चार्जिंग अकर, ओनली charge induce on the surface of insulator or dielectric। कोई चार्ज इस पे इंड्यूस होगा नहीं, केवल चार्जिंग होगा नहीं, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें वो याद रखना है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके चारों ओर डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये आइसोलेटेड एटम है, ध्यान सुनना, एक ही बार बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड कहने का मतलब जिसके आसपास और कोई दूसरा मैटर नहीं है, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस चीज को हम ऐसे भी देखते हैं, देखना, इस चीज को ऐसे भी देखते हैं। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होता है, मतलब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे इकट्ठा होता है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि प्रोटॉन जो है या पॉजिटिव चार्ज है, उसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे है, मतलब जिस तरह सेंटर ऑफ मास होता है उस तरह यहाँ पे हम सेंटर ऑफ चार्ज ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ मानोगे, सेंटर ऑफ चार्ज मानोगे कि न्यूक्लियस में उसका मतलब जितना भी यहाँ प्रोटॉन है सबका चार्ज मिला के, सबके इक्विवेलेंट चार्ज कहाँ पे है, वो है न्यूक्लियस में। अगर मान लो कि इसके इर्द गिर्द हम पहला वाला सेल ले लिए, कौन वाला, के वाला ले लिए, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको सपोज करो कि उसको इस स्फीयर पे या सर्कल पे घूमना है। अब ये क्यों घूम रहा होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ पे सर्कुलरली मूव कर रहा होगा। अब अभी हम इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अलावा, इसका जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे, उसके अलावा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब भी रिपेल कर रहे होंगे और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी पाथ पे ये मैक्सिमम जितनी दूरी पे रह सकते हैं वो रहेंगे। और मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है, मैक्सिमम दूरी होगा डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये जो है डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। और मान लो इलेक्ट्रॉन ई दोनों का मास सेम, दोनों का चार्ज सेम। अब यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज बोला जाता है कहाँ पे होगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज याद करो, सेंटर ऑफ मास में जब 2 मास सेम हुआ करता था, सेंटर ऑफ मास में जब 2 मास सेम हुआ करता था, तो उसके बीच की दूरी अगर डी हुआ करती थी, तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीचों बीच आता था, ठीक जो है उसके बीचों बीच आता था, मिड में आता था। ओके, हाँ सही है। तो
अगर मैं सेंटर ऑफ चार्ज की बात करूं, तो दोनों पे चार्ज कितना है, -1 -1 है, तो इसका सेंटर कहां पे होगा, ठीक इसके बीचों बीच होगा। अब ये अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे होंगे, उस केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा वो भी न्यूक्लियस पे लाई करेगा, वो भी कहां लाई करेगा, न्यूक्लियस पे लाई करेगा। ओके, और ये जो है ये कंसेप्ट, ये सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट, ये तब तक लगेगा जब तक, मतलब कि यहाँ पे कि बीच में लाई करने वाला कंसेप्ट तब तक लगेगा जब तक चार्ज का क्या हो जाए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो मैं यहाँ मान लूं, और भी आउटर मोस्ट वाले के मान लूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो यहाँ पे ये एक और होता तो ये भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो यहाँ भी क्या होता, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब एक, मतलब ये दो पेयर ले लें, ये एक दूसरे रेस्पेक्ट में क्या होता है, डायमेट्रिकली अपोजिट होता है, ये भी क्या होता है, डायमेट्रिकली अपोजिट होता है, ये भी क्या होता है, डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। तो यहाँ भी पेयर वाइज जो हम देखेंगे, तो सबका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आइसोलेटेड एटम की बात करें तो आइसोलेटेड एटम में न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, और अगर तुमसे पूछे कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा, वो भी सेंटर में ही आ जाएगा। तो आइसोलेटेड एटम को जो यहाँ पे है, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो था इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से प्लस माइनस रिप्रेजेंट किया जाता है कि दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज for positive and negative both are at same point। ये चीज समझ में आया? यस सर। ओके, इसको हटाएं यहाँ से स्क्रीन से। यस जल्दी लो सर। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक है क्या? अभी एक सिंगल एटम लिए हैं, ये नहीं कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है, सिंगल एटम होगा सर। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक, हाँ ये डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अभी यहाँ ध्यान रखना है, ये सिंगल एटम है, ये एटम कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर कोई भी हो सकता है। यस ओके, अब देखो क्या होगा इसमें कि मेरे पास क्या था, मेरे पास इस तरीके से ये, अब जो एटम था ये न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन, तो इसके इक्विवेलेंट बोल दिया मैंने कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यहाँ पे। अब क्या करें कि अब हम करते हैं कि ये जो एटम है, ये हो सकता है कि इसका सिंगल एटम है, मतलब ये कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर एटम कोई भी हो सकता है, अकेला एटम। अब मैं क्या करूं कि इस एटम के पास एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाता हूं। मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, जैसे मान लो अल्फा चार्ज पार्टिकल ले आया इस एटम के पास। अब देखो इसको समझो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटम जो है, ये एटम, इस एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, इस एटम में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब देखो यहाँ मैंने इसके पहले तो आइसोलेटेड था, लेकिन अब क्या कर दिया कि इसके पास में मैंने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी ला के रख दिया। अब कोई भी ला के रख दिया, अब इसमें क्या होगा, ये जो एटम होगा इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने पाथ पे कंटिन्यूअसली घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और जब ये आइसोलेटेड था तो ये कह सकते हैं 2 डायमेंशनली में क्या कर सकते हैं कि स्फेरिकल ये सर्कल घूम रहा होगा, 3 डायमेंशनल में जो उसका अपना होता है सिमेट्रिकल घूम रहा होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ला दिया, तो अब वही पे कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, एंड पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात करो या इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, या इस इलेक्ट्रॉन की बात करो या इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, उसे अपनी ओर खींचेगा। तो अगर ये काफी लूजली बॉन्डेड है,
और ये काफी लूजली बॉन्डेड है, जो केस किसका होता है, कंडक्टर का, तो इसको खींच के अपने पास लाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड है इन केस ऑफ इंसुलेटर, और हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं इंसुलेटर का, तो अगर ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है इन केस ऑफ इंसुलेटर, तो ये अपने पास इसको ला नहीं पाएगा, अपने पास कंप्लीटली इसके एटम से निकाल के ला नहीं पाएगा। हाँ, कुछ हद तक खींचने में कामयाब हो पाएगा, और कुछ हद तक खींचने में कामयाब हो पाएगा। तो अब जो इसका मूवमेंट, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मूवमेंट ऐसा नहीं होगा। वो कैसा हो जाएगा, वो जो है कि मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पे ला दिया, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इस तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब भी इधर से घूमता हुआ इसकी तरफ आएगा, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन के कारण ये अब सर्कुलर पाथ पे ना रह के ये इलिप्टिकल पाथ पे चला जाएगा। और जब ये इलिप्टिकल पाथ पे चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास वही रह गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसकी बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास जो अभी भी इसके बीचों बीच होगा, तो अब जो है यहाँ पे ये न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है अपने न्यूक्लियस से, और ये अपने न्यूक्लियस दूर चला गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं खिसक के यहाँ पे आ गया। या फिर यहाँ पे मैं बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ, इसका भी जो सेंटर ऑफ चार्ज है खिसक के यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल इस चार्ज के आने से, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज पार्टिकल है, उसके आने से मतलब इसको इस एटम के नजदीक आने से, और ये किसका एटम है, ये है इंसुलेटर एटम, उसको इसके नजदीक आने से अब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिमेट्रिकल ना होके वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और डिस्टॉर्टेड होने से अब जो इस एटम का हम इक्विवेलेंट लिखेंगे चार्ज का, वो चार्ज जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे न्यूक्लियस में यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में अब क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, दूरी आ जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा, हाँ सेल वाला हो जाएगा, सेल थोड़ा खिंच जाएगा, उसका जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि अब इस केस में, पहले वाले केस में जहां पॉजिटिव चार्ज था वहीं नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब इस केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ चार्ज है, उसके बीच में कुछ सेपरेशन आ गया। और जब एटम ऐसा इस फॉर्मेट में आ जाता है तो बोलते हैं कि ये जो है दो चार्ज वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, मतलब दो चार्ज का जो सेंटर है ये एक दूसरे से अलग हो गया है, और इसको उस वक्त बोला जाता है डाइपोल। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, एटम जो है इंसुलेटर का वो किस फॉर्म में आता है, डाइपोल के फॉर्म में आता है। और इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन बोला जाता है। पोलराइजेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पोलराइजेशन बोला जाता है। मतलब ये होगा कि ये जो सिंगल एटम की मैंने बात की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके सामने में आ गया है, तो क्या होगा, इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो घूम रहा होगा, ये जब घूमने के दरमियान में इसके साइड में आएगा तो इसके नजदीक से नजदीक आने की कोशिश करेगा। अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन अब चूंकि ये भी इस पे आ गया है, तो अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसे अपनी ओर खींचेगा, तो अब ये इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर डाइपोल फॉर्मेशन कर देगा। अब ये चूंकि मैंने यहाँ पे एक एटम की बात की है और ये कोई जनरल एटम है, तो ये इंसुलेटर में रहने वाले हर एक एटम के साथ ऐसी घटना होगी, इंसुलेटर में रहने वाले हर एक एटम के साथ ऐसी घटना होगी। तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो अब एटम को हटा के मैं यहाँ पे कोई इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट डाल दूं, मतलब ये एक इंसुलेटर है, और इसके बगल में मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब जितने भी इसमें कुछ एटम दिखा, जितने भी एटम्स होंगे, सब एटम जो है उसमें डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, पॉजिटिव इससे दूर, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, पॉजिटिव इससे दूर, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, पॉजिटिव इससे दूर, और यही डाइपोल फॉर्मेशन, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ कुछ एटम्स लेता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा।
अब देख लो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो सबसे नजदीक है, ये इससे इस एटम, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके जितने नजदीक से नजदीक आने चाहता है, जितना नजदीक से नजदीक हो सकता है उतना आने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इस मैटर को छोड़कर नहीं जाएगा, तो इस मैटर को नहीं छोड़ के ये कहाँ, इस सरफेस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे उभर के आ जाएगा। और यही जो इस सरफेस पे उभर के आ गया, इसी को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। यहाँ से इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ये पूरे इस मटेरियल मूव नहीं करेगा, जहां पे जो होगा सरफेस वाला जो है वो एटम अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगा। और फिर देख सकते हो कि अंदर यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस कर दिया 3 नेगेटिव चार्ज, फिर ये अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस कर दिया 3 नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो यही एटम है वो अपने आप को इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। और जो सबसे नजदीक वाला सरफेस पे आएगा उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सबसे दूर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको अगर हम अर्थ करना चाहें, तो यहाँ पे अब चार्ज जो है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर से, मतलब मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, तो कंडक्टर, ये कंडक्टर तो है नहीं, इंसुलेटर है, कि अगर अर्थ ने अगर इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये अपने आप के हर एक पॉइंट पे क्या कर ले, उस नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो अगर इसको तुम अर्थ से कनेक्ट कर भी देते हो, तो फिर भी ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, इनफैक्ट कोई पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ जहां पे, जिस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे, उसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आगे रुक जाएगा, वो इस इंसुलेटर में आगे मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव करने का रास्ता नहीं होता है। तो अगर तुमने इसको अर्थ कर दिया या कट कर भी दिया, तभी भी इस पे नेट चार्ज क्या रहना है, ओवरऑल क्या रहना है, 0 रहना है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग नहीं होता है, ये चार्ज का पोलराइजेशन होता है। और ओवरऑल हम ऐसे देख सकते हैं कि बीच का चार्ज जो भी हो, इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया और इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, है ना, इंड्यूस चार्ज। ओवरऑल चार्ज इस पे कितना रहना है, 0 ही रहना है। तो इंडक्शन का इफेक्ट इंसुलेटर में इस तरीके से आएगा कि उसके सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। जो सरफेस बाहर वाले चार्ज के नजदीक होगा उस पे अपोजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो सरफेस बाहर वाले चार्ज से दूर होगा उस पे उसके अपोजिट। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, सरफेस 1 पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, इस पॉजिटिव के अपोजिट जो नेगेटिव ये इंड्यूस हुआ है, और सरफेस 2 जो इस पॉजिटिव से दूर है, तो इस सरफेस वाला जो चार्ज है वैसा ही सेम जगह चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इस तरह चार्ज का इसमें इंडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना कि अगर कई बार पूछता है कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ ये कितना होगा, तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इंड्यूस जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस 1/k। K जहाँ पे हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। K और K की वैल्यू इन जनरल मेटल के लिए इन्फिनिटी हो जाती है, K की वैल्यू इन जनरल मेटल के लिए इन्फिनिटी हो जाती है, और नॉन मेटल के लिए इन्फिनिटी से कम होती है। अब मेटल के लिए इन्फिनिटी हो जाएगी, जब यहाँ इन्फिनिटी डालोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना, 0 आ जाएगा। तो इन केस ऑफ मेटल की Q इंड्यूस हो जाएगा, और ये Q कौन सा है, ये Q इस पे चार्ज है, जो ऑब्जेक्ट उस पे चार्ज है। तो इन केस ऑफ मेटल जितना चार्ज यहाँ डालोगे उतना ही चार्ज इस पे इंड्यूस होगा, और इन केस ऑफ नॉन मेटल कम चार्ज इंड्यूस होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया? आ गया। यस सर। ओके, चलो तो इसमें कुछ लिख देते हैं, लिख लो इसको, अब इसको हटाते हैं, कुछ लिख लो इसमें। ओके, तो इसमें हेडिंग ये डालना है, वही चार्जिंग बाय इंडक्शन चल रहा है, इसमें सेकंड केस क्या है, चार्ज इंडक्शन इन इंसुलेटर, चार्ज इंडक्शन इज इंसुलेटर एंड नॉन मेटल या डाइलेक्ट्रिक का चल रहा है। तो अब इसमें लिखना है कि when a charged object dot near
insulator, then atoms of insulator gets polarized and form dipole. डाइपोल क्या हो गया? डाइपोल होता है टू चार्जेस of equal magnitude but opposite in nature, separated by some distance. इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल some charge appears at surface of insulator known as induced charge. बताएं इसको। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट। but opposite in nature, separated by same. अच्छा, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मैं रिपीट करता हूँ, टू चार्ज ऑफ इक्वल, देखो लिख लो यहाँ पे, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। ड्यू टू, फिर यहाँ से लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल सम चार्ज appear at surface of insulator known as induced charge. लिख लिए? हो गया सर। तो मान लो एग्जांपल लें, यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि ये हमारा क्या है? इंसुलेटर है और यहाँ पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाया गया, ये है चार्ज ऑब्जेक्ट लाया गया, और सपोज करो इसमें चार्ज जो है वो मान लो कितना है? Q। ये इंसुलेटर है और K जो है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा उसमें दिया गया होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, एक नंबर होती है, एक वैल्यू होती है, वो हर एक मटेरियल के साथ होता है, एसोसिएटेड होता है, वैल्यू दी गई होगी। अब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है तो जो इसके नजदीक वाला सरफेस है उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके दूर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जितना नेगेटिव चार्ज, मान लो Q अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ भी Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और यही जो Q है, ये Q, इसको बोलेंगे ये इंड्यूस चार्ज है, ठीक है। और यही इंड्यूस चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल Q, मतलब ये जितना चार्ज होगा, इनटू 1 माइनस 1 बाई के। ये जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है K इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर। इसका मतलब जब ये चार्ज
ये ग्रेटर ना हो कंडक्टर होगा, उस समय इंड्यूस चार्ज किसे इक्वल हो जाएगा? इंड्यूस चार्ज जो है, जो यहाँ चार्ज ऑब्जेक्ट लाए हो उस चार्ज ऑब्जेक्ट से इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है। और के जो हो जाएगा स्मॉलर देन इन्फिनिटी होगा फॉर नॉन मेटल और इंसुलेटर। डाइपोल क्या हुआ? अच्छा डाइपोल क्या बोलो, तो टाइम खत्म होने वाला है। क्या बोले आकाश? आकाश मुझे सुन पा रहे हो? यस हाँ, क्या बोल रहे थे? सर, वो डाइपोल वाला जो बताए थे ना सर, वो वाला नहीं समझ में आया, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट लॉगिन करो, फिर समझाते हैं। टाइम अप, नेक्स्ट लॉगिन करो।